नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल में जिंदगी को देखने और जीने का तरीका दोनों बदल गया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने शहर ही नहीं गांव की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। वर्क फ्रॉम होम, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। जाहिर है सबके लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुश्किल से जूझना जानते हैं। हालात के हिसाब से ना सिर्फ अपने नए रास्ते बनाते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवारते हैं। और उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाने और उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी एक पहल है, आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकॉन हैं डॉक्टर अनिल तिवारी। ये सागर से आते हैं। सागर में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति तो हैं ही, साथ ही मशहूर शिक्षाविद हैं और सागर बुंदेलखंड क्षेत्र के गौरव भी माने जाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका विजन क्या है और उनका हौसला वो कैसे रखते हैं, कैसे उन्होंने बुलंदियों को छुआ। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। डॉक्टर अनिल तिवारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अनिल, आज का जो समय है काफी कठिन समय है और इस कठिनाई से निकलना हम सबके लिए चुनौती बना हुआ है, हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए। तो इस कठिन समय में डॉक्टर अनिल आप कैसे देखते हैं इसे, किस तरह से हमें लड़ना चाहिए और किस तरह से अभी तक हम लड़ रहे हैं? ये जो कोरोना की महामारी का जो टाइम है, कोविड-19, इस कोविड-19 जहां एक बड़ी मुश्किल का दौर है, लेकिन इस चैलेंजेस के साथ इससे जीतने के लिए, इससे लड़ने के लिए और ऐसे समय को भी देखने के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इससे हम जीते कैसे, इससे हम लड़े कैसे, और यदि इस प्रकार की समस्याएं भविष्य में भी आए तो उनकी तैयारी हमारी क्या हो, यह सब सीखने का समय है ये। और इसको सीखने के लिए हम लोगों ने सागर के अंदर जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है सागर, इस सागर में हमने इसको एक मुहिम के तहत इस काम को शुरू किया है। चाहे वो हमारा विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारी सागर सिटी हो, हम लोगों ने जुट के और डट के काम करना शुरू किया है, समाज के बीच भी और शिक्षा के बीच भी। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत काम किया है आपने बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और बुंदेलखंड का क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुत से दिक्कतें हमने देखी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वहां पर पानी की है, हम देखते हैं वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड की धरती से हमें बड़े बड़े और प्रसिद्ध लोग नहीं मिले। कई ऐसे हर क्षेत्र में लोग हैं जो बुंदेलखंड की धरती से आते हैं। बुंदेलखंड की धरती में जिस तरह से आपने शुरुआत की और एक दिया यहां पर जलाया है, आप बड़े मशहूर शिक्षाविद भी हैं, आपको क्या लगता है अभी जो व्यवस्थाएं हैं, अभी के हिसाब से बुंदेलखंड में कितना और बदलाव आप देखते हैं? बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ शिक्षाविद पहले से काफी रहे हैं। डॉक्टर सारे हरि सिंह गौर जैसे शिक्षाविद यहाँ सागर में रहे। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी सागर में ही बनी और वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही सागर में है। तो यह सागर के लिए एक सौभाग्य की बात है, बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड और सागर अग्रणी रहा है। और इन्हीं को मैंने अपना आइकॉन बना के, इन्हीं को अपना आदर्श बना के एजुकेशन का काम हमने शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्र से एजुकेशन का काम शुरू करके, समाज सेवा का काम शुरू करके आज सागर में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की। और सागर में वह कोर्स, जो कोर्स हमारी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर होते थे, उन कोर्स को सागर के अंदर लाके यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराया और एक सहज, सुलभ और न्यू इनोवेशन के साथ शिक्षा हमने प्रारंभ की है सागर के अंदर। डॉक्टर अनिल, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अब जो है चीजें बदल गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमें ई लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, हमें उसकी तरफ और अग्रसर होना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे।
तो इसके लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं आपने? मैंने तो इसके पहले भी कई प्लेटफॉर्म से यह बात कही कि सबसे बड़ी दिक्कत यदि आने वाली है तो इन हायर एजुकेशन के संस्थानों में और उन स्कूलों में जो रेसिडेंशियल स्कूल थे, वहां यह दिक्कत काफी आने वाली है, क्योंकि इसमें बच्चे बाहर से हम लोगों के यहां आते हैं। जब बाहर से बच्चे आते हैं और बाहर के बच्चों को यदि यहां बुलाया जाएगा, चाहे वो जुलाई हो चाहे वो है अगस्त हो, तो कौन सा बच्चा कहां से कैरियर बन के आ जाएगा, कौन सा बच्चा कोविड-19 से संक्रमित होके आ जाएगा, यह हमें पता नहीं होगा। तो मैंने पहले ही यूजीसी के लिए एक लेटर लिखा था कि साहब ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम और सितंबर तक क्लासों को स्थगित रखा जाए और सितंबर के बाद क्या स्थिति होती है उसका पुनः एक बार आकलन किया जाए, तदनुसार ही व्यवस्थाएं देखी जाए। रही बात हमारी, तो इसकी तैयारी हम लोगों ने पूर्णता कर रखी है। हम लोगों ने 28 फरवरी, हमें नहीं पता था यह समस्या आने वाली है, लेकिन चाइना को देखते हुए या अन्य देशों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने यह तैयारी शुरू कर दी थी और तैयारी को देखते हुए 28 फरवरी को ही हम लोगों ने एक स्टूडियो लॉन्च कर दिया था और 31 दिसंबर को, उसके पहले ही ऑटोमेटिक ही कहे 31 दिसंबर को तो समस्या पता ही नहीं थी, लेकिन उस समय हमने एक रेडियो, FM रेडियो, ऑनलाइन रेडियो पॉट पिटारा के नाम से हमने शुरू किया था। उस पॉट पिटारा रेडियो पर सारे टीचर्स के लेक्चर बनवा के डालने का कार्य पहले से ही विश्वविद्यालय ने शुरू किया था और 28 फरवरी को एक स्टूडियो शुरू किया जिसमें हम लोगों ने क्रोमा काटने की व्यवस्था भी रखी और उसके अंदर सारे टीचर्स की हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि सारे बच्चों को ऑनलाइन ही लॉगिन आईडी देके उनको सारा का सारा कोर्स जहां वो बैठे हैं वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाए। इसकी तैयारी स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने पहले से ही कर ली थी। वर्तमान की स्थिति बताऊं, कल ही हमारे यहाँ एक वेबिनार हुआ। वेबिनार में यूके से जुड़े हुए थे जो कोविड-19 में क्या आर्थिक स्थिति हमारे देश की होगी, किस प्रकार की रिसर्च होनी चाहिए, इस पे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया और डेली के डेली हम लोग अलग अलग तरीके से, हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कभी हम लोगों ने मीट के माध्यम से, कभी हम लोगों ने जूम के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मीटिंग लेने का कार्य शुरू किया जिसमें टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं और इसी प्रकार हम लोगों ने वेबिनार भी शुरू किए। ई क्लास की भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी और अब इसी माध्यम से इसी प्रकार ही चलाना पड़ेगा एजुकेशन को, ऐसा हमारा मानना है और इस प्रकार हम लोग संपर्क में हैं और यदि यह समस्या और विकराल होती है तब घर बैठे ही बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मान के हमने तैयारी शुरू की है हमने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के अंदर। डॉक्टर अनिल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अभी की तस्वीर में देख रहा हूं बुंदेलखंड की, बहुत बदली हुई सी तस्वीर तो है, लेकिन जो है मजदूर वर्ग जो यहाँ से गुजर रहा है और हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि मजदूर कहीं ना कहीं से गुजर रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए सामान नहीं है, किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, तो एक समाज सेवा बहुत ज़रूरी हो जाती है, हर किसी को आगे आना होगा इसमें। आप क्या सोचते हैं किस तरह से लोग आगे आए, किस तरह से मदद करें? बिल्कुल, आपने बड़ा शानदार क्वेश्चन किया मृदुल जी। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम 18 मार्च को कोरोना के लिए वीडियो जारी किया था मेरे द्वारा कि किस प्रकार से हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं, किस प्रकार से बच सकते हैं। फिर 21 मार्च को सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी कि आप एजुकेशनल संस्थान के टीचर हो और 21 मार्च से ही हमने अपने यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन शुरू किया था 21 मार्च से 21 से, और उस दिन ही सारा ट्रेनिंग देके, सैनिटाइजर देके, मास्क वितरण करके सारे टीचर्स को बोला था कि आज से आज को समाज में जागरूकता फैलाना है। यहां से 21 मार्च से ही हम लोगों ने काम शुरू किया और उस दिन से आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन 10 घंटे का सेवा कार्य मैंने अपनी टीम के साथ ना किया हो। प्रतिदिन 10 घंटे का सेवा कार्य किया और जो वर्तमान की जो स्थिति बनी, जो आपने कहा जो प्रवासी लोग निकल रहे हैं, जब मैंने देखा इनकी स्थिति को, एक दिन मैंने जाके हमारे सागर से NH-26 निकलता है जो हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, कन्याकुमारी से जम्मू से कन्याकुमारी वाला रोड है, वह सागर से होकर निकलता है। तो इस रोड पर जब हमने देखा
तो छोटे छोटे ऑटो के माध्यम से महाराष्ट्र से लोग यहां से निकल रहे थे, जो यूपी जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, उड़ीसा जा रहे थे, झारखंड जा रहे थे। जब उनकी स्थिति हम लोगों ने देखी तो रोंगटे खड़े हो गए कि यह समस्या कितनी विकराल है, ना इनको खाना मिल रहा है, ना इनको पानी मिल रहा है, इनके और कुछ लोग पैदल चले जा रहे हैं जिनके पांव में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है लोगों के पास। तब हमने मुहिम मान के हम लोगों ने काम शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 2000 से लेके 5000 राहगीरों को भोजन कराया, चप्पल जूते जिनके पास नहीं थे उनको चप्पल जूते की व्यवस्था कराई, जिनके कपड़े नहीं थे उनको कपड़े की व्यवस्था कराई, पीने को पानी नहीं था, वो आपने सबसे पहले कहा पानी की बात, तो पानी के लिए तो हम लोगों ने सीधा टैंकर रखवा दिया कि जिसको नहाना है नहाओ, पानी ले जाना है पानी लेके जाओ, और एक टैंकर रख के सीधा एक बोर से कनेक्ट करा दिया कि इसको परमानेंट भरते रहें और देते रहें, और पीने के लिए अलग पाउच की व्यवस्था करवाई कि पानी के पाउच पीने के लिए रखा। इस प्रकार से आत्मिक शांति भी हुई। और पहले दिन से ही जब हमने सागर में काम किया तो सागर के समाज सेवी लोग हर जगह होते हैं भाई साहब, समाज सेवी लोग हर जगह होते हैं, लोग काम करना भी चाहते हैं, लेकिन पहला कौन, इस बात को लेके काफी लोग बैठे रह जाते हैं कि पहले कोई तो आगे आए, पहले कोई तो आगे आए। तो हमने यह कार्य किया कि इस बात की चिंता ना करते हुए कि पहले कौन आए, मैंने कहा सबसे पहले मैं आऊंगा, और मैं कूद पड़ा इस मैदान में, इस समाज सेवा के मैदान में। और ये लास्ट की जो बात बताई, यह पहले दिन से ही हमने काम शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने खुद व्यक्तिगत अन्य संगठनों से जो सहयोग लेके कार्य किया, मैं सेवा भारती के माध्यम से कार्य किया, गायत्री परिवार के माध्यम से कार्य किया, और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम 25 मार्च को कलेक्टर को लेटर दिया कि 100 बेड की हॉस्पिटल आपको दी जाती है, आप इसको क्वारंटाइन सेंटर बना लें। यह सबसे पहली पहल थी हमारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 25 मार्च को ही हमने अपना हॉस्पिटल गवर्नमेंट के लिए हैंड ओवर कर दिया, उसकी चाबी दे दी कि आप इसको क्वारंटाइन सेंटर बना लें, और जो व्यवस्था हमसे चाहते हैं वह व्यवस्था मैं दूंगा। तो मैंने उस दिन से ही काम शुरू कर दिया, और आज दिनांक तक 6500 किलो आटा पिसा के पिसवाने के बाद, गेहूं तो सब देते हैं, मैंने आटा पिसवा के दिया, चावल दिया, 15 बोरे चावल बांट दिया, 5 बोरे दाल बांट दी, 3100 कुंटल हम लोगों ने सब्जी बांट दी, और बाकी 5000 मास्क मेरे द्वारा व्यक्तिगत बांटे गए। इसके अलावा गायत्री परिवार के द्वारा 16600 मास्क आज दिनांक तक बांटे गए। इस प्रकार से पहले ही दिन से भाई साहब हम लोगों ने जुट के सागर में ऐसा स्थान बना दिया सागर को कि सब जब निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जगह नहीं, क्योंकि मदद करना और आगे आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके अगर मदद को लोग देखें और इससे प्रेरित होकर अगर कोई मदद करे तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग भूखे प्यासे हैं उनकी मदद हो जाए, क्योंकि उनकी मदद बहुत ज़रूरी भी है। आपने एक और जिक्र किया था आर्थिक स्थिति का, और आप खुद संस्था चला रहे हैं, लंबे समय का अनुभव है आपको। डॉक्टर अनिल, एक चीज़ है, आर्थिक व्यवस्था को सुधारना बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से कुछ पैकेज भी दिया गया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी और रफ्तार हमें देखने को मिलेगी? साहब, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने आर्थिक पैकेज लागू किया है। इससे जो अभी समस्या आई हुई है इन 2 माह के अंदर या और आगामी आने वाली है, इससे तो राहत मिलेगी, लेकिन पूरे देश को उठ खड़े होने के लिए काफी मेहनत लगेगी। इतनी आसानी से समस्या हल होने वाली नहीं है, क्योंकि जो लोगों के स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों का जो पलायन हो चुका है बड़ी बड़े इंडस्ट्री से, जो बड़ी बड़ी जो उद्योग है उनसे जो उनका पलायन हो चुका है, उसकी खाना पूर्ति या उनकी भरपाई कौन करेगा, यह एक महत्वपूर्ण विषय आज खड़ा होता है। एक महत्वपूर्ण विषय है कि उनको वापस जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक वह उद्योग पुनः कैसे रन हो पाएंगे। यह मैंने जो फील्ड पर आके देखा वह एक भयावह स्थिति है, और इसके लिए गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक पैकेज तो दिया, उसके लिए तो साधुवाद है गवर्नमेंट का, लेकिन इन समस्याओं को भी देखना पड़ेगा कि जो लोग आ चुके हैं उनको वापस उस जगह पर भेजा जाए जिससे उद्योग पुनः उठ खड़े हो जाएं। जो वर्तमान में डाउन हो गए हैं, जो वर्तमान में स्थिति हमारी डाउन हुई है, वह पुनः पुरानी पटरी पर चलने लगे। इसके लिए काफी मेहनत गवर्नमेंट को करना पड़ेगी, तब जाके आर्थिक स्थिति ठीक होगी। डॉक्टर अनिल, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आपकी संस्था में बच्चे भी हैं
और आपके एम्प्लॉयज भी होंगे, आपके साथ काम करने वाले कई लोग होंगे, और इस कठिन परिस्थिति में सर आप देखिए लोग दूर हो गए हैं, कुछ लोग घरों में कैद हैं, कुछ जो बाहर निकल रहे हैं वो भी सामाजिक दूरी जो ज़रूरी है उसका अपनाना, वो उसका पालन भी कर रहे हैं। मनोबल ऐसे में आदमी का गिर जाता है, मनोबल हमारा बहुत जल्दी कम हो जाता है, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। तो मनोबल बढ़ाने के लिए और लोगों की एनर्जी हमेशा बूस्टअप रहे, ज़्यादा रहे, लोग अच्छे से काम करें, इसके लिए क्या आपका गुरु मंत्र है? इसका गुरु मंत्र तो मैंने सबको दिया कि भाई साहब सबसे पहले हमें देख लो आप कि मैं पहले दिन से आज तक निरंतर कार्य करता हूं, फोटो भी डालता हूं, वीडियो भी डालता हूं, लाइव भी चलाता हूं और डेली 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे का लेक्चर भी देता हूं। सबसे कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है। डरो मत, डटे रहो। यदि आप डटे रहोगे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन को मत हारने दीजिए, मन पर आप जीत विजय प्राप्त करें और अपने मन को ऐसा प्रफुल्लित करके रखें कि जब मैं जाऊंगा तो डबल शक्ति के साथ कार्य करूंगा, तो आपके मन के अंदर अवसाद नहीं आएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपके मन को प्रफुल्लित करना पड़ेगा, मन को कमांड करना पड़ेगा कि आप सब कर सकते हैं। ये समस्या आई है और ये समस्या चली जाएगी, इसको लेके हमें काम करना पड़ेगा। और यही सोच के साथ यदि हम काम करेंगे, और यही गुरु मंत्र मैं सबको दे रहा हूं कि आप इस बात की चिंता ना करें कि क्या होगा, इस बात की चिंता करें कि हमें करना है। यदि करना है तो करना है और डट के करना है। इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे तो काम होगा, तभी जाके हम इससे विजय प्राप्त कर पाएंगे। अपने मन को, जो अवसाद में हमारे लोगों के मन चले गए, काफी लोगों के चले गए, घर के अंदर कैद रहते रहते 60 दिन तक कैद रहते रहते लोग टेंशन में आ गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उन सब के लिए जरूरी है कि वह फील्ड में आए और फील्ड में आके सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो भी एहतियात है उस एहतियात को बरतते हुए काम शुरू करें। यह मेरा निवेदन है सब लोगों से। एक चीज मैं डॉक्टर अनिल जानना चाहता हूं, क्योंकि सारी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट आपने अभी तक बताई हैं, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे छात्र पढ़ने आते हैं और इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो पढ़ाई का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, यहाँ पर थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त से हम देख रहे हैं, पिछले समय भी काफ़ी देखा है कि ये परसेंटेज बढ़ा है। तो क्या आप भी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट इसके लिए लाने वाले हैं इसके चलते, ताकि लोगों में इसको लेकर भी जागरूकता है, अवेयरनेस बढ़े? बिल्कुल भाई साहब, लोगों को जागरूकता लाना जरूरी है। शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सब लोग, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, पिछड़ा क्षेत्र था, जो स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, प्रत्येक वर्ष 2000 बच्चे लाभान्वित होने लगे। 2000 बच्चे जो यहाँ से पलायन करते थे वो यहाँ रुकने लगे। मध्य प्रदेश में बाहर के बच्चे यहाँ आने लगे। जब बाहर के बच्चे हमारे क्षेत्र में आए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक हुई, क्योंकि जो बच्चा आया कहीं ना कहीं रहा, किसी ना किसी तरीके से उसने पैसा खर्च किया, तो इस क्षेत्र का भी विकास हुआ। लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमने रोजगार दिया। रोजगार देने से इस क्षेत्र का विकास हुआ और बच्चों के प्रति यह भाव हुआ कि सागर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, और इस कारण से यहाँ पढ़ाई का स्तर सुधरा, हमारे क्षेत्र का सुधरा। और इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यम, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग यह कार्य करते हैं। जैसे हम लोग एक चेतना यात्रा स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय निकालती है, जो गांव-गांव तक जाती है। लगभग 50 गाड़ी, 150 छात्र, 50 शिक्षक गांव-गांव में जाते हैं और कोई नशा मुक्ति पे बात करता है, कोई चरित्र निर्माण पे बात करता है, कोई स्किल डेवलपमेंट पे बात करता है, कोई रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों पर बात करता है। ऐसे बात करते हुए हम गांव-गांव से निकलती है हमारी यात्रा। तब जाके ऐसा माहौल बन जाता है हमारे यहाँ कि लोग इंतजार करते हैं कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की चेतना यात्रा कब आएगी, कब वह नशा मुक्ति पर बात करेंगे, कब वह शिक्षा पे बात करेंगे, कब वह 0 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं, इस पर बात करेंगे, कब वह रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को हमें समझाएंगे, कब वह गवर्नमेंट की योजनाओं को हमें समझाएंगे, कब हमें वह डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। यह एक डिजास्टर है, जो वर्तमान में है, एक डिजास्टर है। हम लोग इस डिजास्टर मैनेजमेंट पर मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा संस्थान चला रहे हैं, फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी बात को लेकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय विगत 4 वर्षों से काम कर रहा है
जी। और उसको अब और बढ़ाने की जरूरत है। उस गति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तैयारी कर रखी है कि अब तो जो माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम आपका चैनल ई प्लेटफॉर्म ही सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे कि आपका चैनल हुआ, अन्य चैनल हुए, जो भी ई लर्निंग, ई पाठ्यक्रम, ई प्लेटफॉर्म जो भी है, उनसे ही सबसे अच्छी जागरूकता हो सकती है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अच्छी चैनल के माध्यम से ही हो सकती है। तो अब तो यह जरूरी है, क्योंकि अभी तो एक बड़ी समस्या आई हुई है भाई साहब। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और हम तो यही कह रहे हैं कि चीजें जो है, बदलाव है, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदल रही है। उस बदलाव को हमें अपनाना होगा, धैर्य रखना होगा, सब ठीक होगा, यही हमारी भी आशा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल बात करने के लिए और इस कठिन समय में लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि वो भी इसी एनर्जी के साथ काम करें जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल आपका हमसे बात करने के लिए। मृदुल जी, नमस्कार।